हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारे की हर खबर पर चर्चा करेंगे। शहर शहर से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उन तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले रुख करते हैं गाजियाबाद से। हमारे सहयोगी वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, गाजियाबाद की अगर बात करें तो आज क्या तमाम बड़ी खबरें हैं जिससे दर्शकों को रूबरू कराएंगे? गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में पिछले 8 दिनों में 4 बार बारिश हो चुकी है। और आज की बात करें तो देर रात से ही यहाँ बारिश देखने को मिल रही है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी देखने चल रही है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद से है वो ये है कि कल गाजियाबाद की थाना कौशाम्बी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, उन्होंने बीते 14 मार्च को 6 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया था जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। फिर उनसे उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है और 3 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता है और 18 लोगों को अभी तक गाजियाबाद पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि जैसे कि संदिग्ध जगह रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड, इस जगह एक कैमरा लगाने का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, कल जो इसका मास्टरमाइंड था सुहेल को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। और नौशाद जो कि फरीदाबाद में पिंचर लगाने का काम कर रहा था, कल उस ऐसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पूरा कार्य कर रहे थे। और यहाँ जो संदिग्ध जगह है, जो सुरक्षा बलों मतलब जहाँ संदिग्ध मतलब जो सुरक्षा से संबंधित जो जितनी भी जगह है वहां के फोटो खींचकर विदेशों में भेजा करते थे। और इनका जो कांटेक्ट है वो पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि ये वहां के कोई व्हाट्सएप ग्रुप था उससे जुड़े हुए थे। और यहाँ प्रत्येक एक फोटो के इन्हें 5 से 6 हजार रुपए मिलते थे। और जगह जगह इन्होंने दिल्ली, सोनीपत, फरीदाबाद जैसे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वहां कैमरा भी इन्होंने लगाए हुए थे। अब तक करीब 50 कैमरे इन्होंने लगा लेते और 450 फोटो यहाँ से भेज चुके थे। कैमरे की बात करूं तो कैमरे लगाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए मिलते थे। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुट रही है। और अब तक अगर बात करें गाजियाबाद हापुड़ तो करीब 22 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया है जो जासूसी कर रहे थे। यहाँ से जो फोटोज और वीडियो, सबसे बड़ी बात है जो कैमरा ये लगा रहे थे उसका एक्सेस, ये सोलर वाले कैमरे थे, उनका एक्सेस सीधा पाकिस्तान में बैठे लोगों के पास था। लगातार ये लोग उनके संपर्क में थे और तमाम जो गतिविधियां दिल्ली एनसीआर में होते हैं वहां तक साझा करते हैं। अब गाजियाबाद की जो पुलिस कमिश्नर उन्होंने एसआईटी गठित करके, और गठित होने के बाद अब तक 18 लोग गाजियाबाद से, टोटल अलग अलग स्थानों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है जो जासूसी करते। और इससे पहले की बात करें तो 22 मार्च को गाजियाबाद के ही नाहल गांव से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि जैसे मोहम्मद संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उससे लगातार संपर्क में थे। और चैट के जरिए कुछ जो जैसे मोहम्मद ज्वाइन करने की बात उनसे कही जा रही थी। जी शिवानी। वासु, ये तो बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर भी है। देश के भीतर इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार, जबकि इस दिशा में एनआईए भी सक्रिय है, जांच एजेंसियां भी सक्रिय रहती हैं। और 18 और 22 की संख्या बेहद अधिक है, खास करके एक छोटे से शहर में अगर इतनी तादाद है। गाजियाबाद की अगर बात कर ले, वहां पर अगर इतनी तादाद है तो पूरे दिल्ली एनसीआर में कितनी होगी और इस दिशा में अब किस तरीके से आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी? साथ ही क्या किसी खास संगठन का नाम अब तक जांच में सामने आया है जिससे ये तमाम लोग जुड़े हुए थे? देखिए, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एसआईटी की जो गठन हुई है, सबसे बड़ी बात है थाना कौशाम्बी में 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें नाबालिग बच्चे भी थे। उसके बाद जब इनसे पूछताछ होती है तो सोहेल, जो कि मेरठ का रहने वाला है, उसका नाम निकल के आता है, जिसके संपर्क में ये लोग थे और उसे ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों से इन सभी को पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि गाजियाबाद से ही तमाम इनका पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ था। और जो गाजियाबाद एसआईटी टीम गठन है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है और इसमें और भी जो संख्या है वो बढ़ सकती है। हालांकि अभी जो टोटल गाजियाबाद पुलिस ने 18 को पकड़ा और तो अगर वैसे अलग अलग स्थानों की बात करें तो 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। सबसे बड़ी बिल्कुल, बात और है लगातार छापेमारी भी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को हुए भी अभी बहुत समय नहीं बीता है और लगातार उस दिशा में भी अभी भी जांच की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसी ही जानकारी जम्मू कश्मीर से भी सामने आई थी। अजहर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की खबर सामने आई है जो कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके की जानकारी वासु कसाना ने दी, तो देश के भीतर इस तरीके की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की उस खबर का जिक्र करेंगे, उस मामले में क्या अपडेट है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी तमाम बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर
की ओर बात करें, सबसे पहले एनआईए रेड के हवाले से हम बात करें कि लगातार जो है आतंकी जो ऑपरेशन है या मॉडल उसको खत्म करने के लिए एनआईए और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो है इस हवाले से ऑपरेशन रखे हुए हैं, चलाए हुए हैं। और इसी सिलसिले में अगर हम आज घाटी की बात करें तो घाटी में नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके में एनआईए की टीम जो है वो नमूदार हुई और इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ इनके साथ मौजूद रही। और दूसरी जानिब यही रेड जो है दक्षिण कश्मीर कुलगाम के शिरत गांव में भी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ का प्रोसेस है, फिलहाल किसी के इसमें गिरफ्तार होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं है। फिलहाल एनआईए और सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार इस पे जो है नजर बनाए हुए हैं और लगातार इस पे अभी जो छापामार कार्रवाई है अंडर प्रोसेस है। क्या कुछ सामने आता है इसका फिलहाल इंतजार रहेगा। लेकिन दूसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, आज की डेट यानी 23 मार्च का जो दिन रात थी एक सिया रात मानी जाती है पूरे भारतवर्ष के लिए। और इसी हवाले से अभी हम उसी स्थान पर मौजूद है जब 23 मार्च की रात जो थी एक सिया रात थी। यहाँ पे जो है आतंकी के द्वारा यहाँ पे पंडित यहाँ पे जो राजपूत या पंडित कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें तकरीबन जो है 27 के करीब जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे कत्ल किया गया। ठीक आज इस दिन की बरसी है और यहाँ पे जो है पंडित कश्मीरी पंडित की जो पब्लिक है वो आज भी उनको याद कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ, काफी भावुक दृश्य है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे पैन करने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे जो कश्मीरी पंडित है अभी यहाँ पे जमा हुए हैं और उन शहीदों को यहाँ पे आज याद कर रहे हैं और पूर्णम आंखों से उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक भावुक सा जो तस्वीर है वो सामने देखने को मिल पा रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। ये वो भावुक तस्वीरें हैं। आज थोड़े से यहाँ पे जो पूजा अर्चना हो रही है और इसके साथ में ही दाएं साइड में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बाकी 2003 की बात करते हैं, 3 मार्च, ये वो बस्तियां थी, ये वो बस्तियां थी जहां पे रात अंधेरे में जो है आतंकियों ने उन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ पे कत्ल किया। और उसी समय से ये रात जो थी ये एक सिया रात थी और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो यादें, वो तलख यादें अभी भी मौजूद है। और उन्हीं यादों के साथ शोक संपत ये लोग, ये परिजन अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अजहर ये तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और ईशा के पास चलते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ ईशा लगातार जुड़ी हुई हैं। ईशा, चंडीगढ़ की अगर बात करें, क्या तमाम बड़ी खबरें? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे 16 तारीख को आए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी गहमा गहमी इस राज्यसभा चुनाव को लेकर बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई और 4 उनके वोट रद्द भी हुए, उसके बावजूद असंतोष की स्थिति इस वक्त कई कांग्रेस के विधायकों में बनी हुई है। और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीने के भीतर कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इन सब के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्येक जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं एक एक करके उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पाला यहाँ से ना बदले। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बीजेपी जिस तरीके से उम्मीदवार तौर पर राज्यसभा चुनाव में उतरे, हालांकि 0.3 से उनकी जो है हार यहाँ पर हुई है। और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी नेता सतीश नादल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। उनकी तरफ से आज या कल तक याचिका दाखिल की जाएगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। और देखना ये है कि जो याचिका वो फाइल करेंगे उसमें क्या ग्राउंड की तरफ से दिया जाता है इस पूरे राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर। क्योंकि देखिए, नतीजे जो आए थे उसमें बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं करम सिंह बोध की जीत हुई थी। तो ऐसे में अब मामला हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका कहना है कि जो 4 वोट आरोप की तरफ से यहाँ पर रद्द किए गए थे कांग्रेस के रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, वो गलत तरीके से रद्द किए गए थे। ये कांग्रेस के आरोप हैं और बीजेपी के दबाव में जो 4 वोट हैं वो इनवैलिड करार दिए थे। और ऐसे में कांग्रेस भी 1-2 दिन के भीतर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने वाली है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी भी जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम
बात करें जिस तरीके से पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनकी तरफ से जिस तरीके से आत्महत्या की गई और आत्महत्या करने से पहले उनकी तरफ से एक वीडियो अपने परिचितों को भेजा गया था जिसे सोशल मीडिया में लगातार वायरल कर रहे हैं। और ऐसे में जिसके चलते जो कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्री पंजाब के लालजीत सिंह भुल्लर उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। ये मामला देखिए तूल पकड़ता जा रहा है। बीते कल कांग्रेस बीजेपी और साथ ही साथ श्रोमणी अकाली दल तीनों विपक्ष पार्टियों की तरफ से संयुक्त प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। अब लगातार परिवार का कहना है कि गगनदीप सिंह रंधावा जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से आत्महत्या की, उनके परिवार का कहना है कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है लेकिन उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं की गई है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तब तक पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, ना ही अंतिम संस्कार होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे पंजाब भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मान सरकार का 4 साल यहाँ पर मान सरकार को हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से एक एक करके सभी विभागों के कामकाज गिनवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। सरकार की छवि वो साफ लेकर आ रहे थे मीडिया के सामने, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरीके से ये पार्टी बनी थी, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दबाव के चलते अपने ही परिवहन मंत्री का यहाँ पर इस्तीफा जरूर ले लिया गया है। एफआईआर करने में भी यहाँ पर देरी की गई, लेकिन अब यहाँ पर बात अड़ी हुई है। पोस्टमार्टम फिलहाल बॉडी का नहीं हो पाया है। अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और बिल्कुल ठीक कहा ईशा आपने, इसको फिर चाहे हम दबाव की राजनीति कहें या फिर कुछ और, लेकिन भले ही अपने मंत्री का इस्तीफा मान सरकार ने ले लिया है लेकिन कार्यवाही उस तरीके से नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए, खास करके इस तरीके की किसी गंभीर मामले में। और जो रोचक तस्वीर देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ समूचा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है। और जब समूचा विपक्ष हम कह रहे हैं तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी भी मान सरकार को घेरने के लिए साथ साथ है। शिरोमणि अकाली दल का भी सहयोग मिल रहा है और आज बीजेपी की तरफ से भी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज कैबिनेट की अहम बैठक है, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या है तमाम बड़ी जानकारी? बिल्कुल शिवानी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक इसमें लोक भवन में चल रही है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, आवास, इसके अलावा निवेश को लेकर प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वृद्धजन और जो दिव्यांग जन है उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा हम बात कर लें तो गेहूं क्रय नीति की आज मुहर लग सकती है। नई जो गेहूं क्रय नीति होगी उस पर मुहर लगती हुई कैबिनेट की बैठक में दिख रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के विकास के लिए और निवेश के लिए जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें आज मुहर लगती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर भी प्रस्ताव रखे गए हैं जिस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो आज उन्होंने सुबह जनता दर्शन लगाया और जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और जो भी समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देश जारी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लोहिया पार्क पहुंचे थे, वहां पे पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित की है और 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अब देखना होगा कि 1 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कुछ नया होता है, क्योंकि इधर लगातार कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि कभी कांग्रेस के नेताओं को, कभी बसपा के नेताओं को समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। 2027 के विधानसभा के चुनावों को देखकर तो एक तरफ वो इंडी गठबंधन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सहयोगी नेताओं को ही तोड़कर अपनी पार्टी में जिस तरह से शामिल करा रहे हैं उसको देखकर इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होगा ये देखना होगा। वहीं हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की और बड़ी खबरों की तो खास करके मौसम विभाग के तरफ से जिस तरह के अलर्ट जारी किए हैं और लखनऊ समेत अन्य जनपदों में भी जिस तरह की अभी तेज हवाएं या छिटपुट बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया और उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए सभी जिलाधिकारी कमिश्नर को कि किसानों को जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसको शासन को तुरंत अवगत कराया जाए ताकि जो उचित मुआवजा है वो सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा सके। वहीं कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस भी 2027 की चुनावों की तैयारियों में तो लगी हुई है, लेकिन अभी भी जिस तरह से उसके नेता अपना कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।
इसके अलावा हम बात कर लें गोरखपुर परिक्षेत्र की, तो गोरखपुर परिक्षेत्र में भी मौसम अभी भी लगातार गड़बड़ चल रहा है और तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं देवरिया से, गोरखपुर से, कुशीनगर से, महाराजगंज से, जहां पे किसानों की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण खबर की बात कर लें तो आज की योगी कैबिनेट में जो भी जिन प्रस्तावों पे मुहर लगनी है उसको लेकर खासा चर्चा है, खास करके आवास बंधु के और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर और निवेश को लेकर। जी बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव से पहले भी क्या तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में कैबिनेट की इस बैठक पर नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से हमारे सहयोगी वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। वासु, एक बार फिर से उसी खबर पर लौटते हैं जो बड़ी जानकारी दी आपने, और बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है ये, जिस तरीके का प्रकरण लगातार खास करके दिल्ली एनसीआर के इलाकों से सामने आ रहा है। ये जो तमाम 22 लोग हैं वासु जिनकी गिरफ्तारी की गई है, क्या इनके बारे में अधिक जानकारी सामने आई है? क्योंकि जब दिल्ली ब्लास्ट का प्रकरण हमने देखा तो उस दौरान हमने व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इंटर स्टेट मॉड्यूल की बात हमने देखी सामने। तो क्या इस तरीके के ही लोगों की संलिप्तता इस बार भी देखी जा रही है? गाजियाबाद से जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, क्या ये वही लोग हैं? ये देखिए शिवानी, गाजियाबाद के बीते 14 मार्च को गाजियाबाद के थाना कोसा में पुलिस को सूचना मिलती है कि जो भोआपुर है, भोआपुर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां की मुखबिरी मिलती है, जिस पर पुलिस 6 लोगों को हिरासत में लेती है, जिसमें कि नाबालिग बच्चे और एक महिला और 2 पुरुष भी थे। उसके बाद इस मामले की जब उनसे पूछताछ की जाती है तो तुरंत जो गाजियाबाद कमिश्नर है उन्होंने एसआईटी टीम का गठन किया और पूछताछ में बड़े खुलासे होते हैं। जिस तरीके से नेटवर्क पूरा फैला होता तो धीरे धीरे पुलिस फरीदाबाद, हरियाणा, सोनीपत, इस तरीके के जगहों पर पहुंचती है जहां ये लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे। सबसे बड़ी बात है जो सोहेल है या जो नौशाद जो की कल गिरफ्तार हुआ, ये गरीब तबके के जो बच्चे थे या लोग थे उन्हें अपने शिकंजे में लेते थे और उन्हें जो पैसे का लालच दिया करते थे। और इस तरीके से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हुए थे जिसे पाकिस्तान में बैठे व्हाट्सएप हैंडलर जो इसे होल्ड कर रहे थे, उसके जो निर्देशों पर ये पूरा काम हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कुछ जगहों से जो कैमरे हैं वो गाजियाबाद पुलिस ने रिकवर किया, उन्हें लैब में भेजा गया है। हालांकि जो गाजियाबाद पुलिस है उसका कहना है कि इसमें अभी और पूछताछ हो रही है और लोगों का होना अभी इसमें पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है इनकी जो व्हाट्सएप चैट है उनमें जो राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इनमें बड़े बड़े मंदिरों की फोटो लेने की भी बात कही गई है। और जो पाकिस्तान में बैठा हैंडलर है इन्हें लगातार लद्दाख और पुलवामा बुलाने की भी बात करता है। इस तरीके की जो गतिविधियां वो सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कल एक महिला पकड़ी गई है, नौशाद के साथ मीरा और एक नाबालिग बच्चा। मीरा जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, मीरा लगातार जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर है उनके कॉन्टेक्ट में थी। हालांकि इस तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हमारी जो जानकारी के अनुसार मीरा लगातार जो पाकिस्तान के हैंडलर है उनके लगातार संपर्क में थी। और वासु किसी संगठन का नाम अब तक सामने ना आया हो, लेकिन विदेशी लोग हैं ये, और इस तरीके से अपनी ही देश की जासूसी करना और इतने बड़ी संख्या में जो नंबर सामने आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है ये। और ऐसे में निश्चित ही किसी बड़े यहाँ पर गिरोह का खुलासा हो सकता है, क्योंकि अगर 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो संख्या और अधिक हो सकती है। और केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के वो तमाम शहर, वो तमाम महत्वपूर्ण जगहें जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं जो इन आतंकियों के रडार पर हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर भी और उसके आसपास भी इस तरीके की गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा होगा। और निश्चित ही इस दिशा में भी जांच एजेंसियां अपनी जांच को सक्रिय कर रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ईशा आपके पास एक बार फिर से आएंगे। आज जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से खास करके देखने को मिलेगा पंजाब सरकार को घेरने के लिए, उसको लेकर क्या तैयारी दिख रही है? और क्या ये प्रदर्शन हम केवल चंडीगढ़ राजधानी में देखेंगे या फिर पूरे राज्य में बीजेपी की तरफ से इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया है? देखिए, अगर हम बीजेपी की प्रदर्शन की बात करें तो जिला स्तर पर ये प्रदर्शन आज आयोजित किया जा रहा है और पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ पटियाला में मौजूद रहेंगे। 2 दिनों का ये प्रदर्शन रहेगा। कल की अगर बात करें तो कल पूरे पंजाब भर में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि चंडीगढ़ की अगर बात करें, आज बीजेपी की तरफ से चंडीगढ़ में प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। बीते कल प्रदर्शन कर लिया गया था और पंजाब में 2 दिनों का ये प्रदर्शन रहेगा और आज जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला हेडक्वार्टर में दूसरी तरफ जिस तरीके से सुनील जाखड़ की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल पूरे पंजाब भर में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगे। और मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है, लालजीत सिंह भुल्लर जो कि परिवहन मंत्री रहे हैं पंजाब सरकार में, जिनसे इस्तीफा ले लिया गया इस घटनाक्रम के बाद,
उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए और पूरे मामले की जांच ईशा, पंजाब पुलिस की गिरफ्तारी बजाय में बाधा कहाँ आ CBI से रही है? करवाई जाए। अगर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, परिजन कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो क्या किस साक्ष्य की ओर इंतजार कर रही है पुलिस? गिरफ्तारी में बाधा कहाँ आ रही है? देखिए, जिस तरीके से गगनदीप सिंह की बात करें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे पंजाब स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में, उनके पास 2 चार्ज थे, अमृतसर और तरनतारन का। उनकी तरफ से अधिकारियों को कई पत्र भी लिखे गए थे और आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का उन्होंने जिक्र किया था कि उनके दबाव के चलते वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ तब भी कोई कदम पंजाब सरकार ने नहीं उठाया। जब गगनदीप सिंह की ने जो आत्महत्या करने की कोशिश की, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत हुई, मौत होने के तुरंत बाद लालजीत सिंह भुल्लर का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस्तीफा लिया और जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंची थी, उनका कहना है कि जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की गई। जब आत्महत्या करने की कोशिश की, वीडियो वायरल हुआ, उस दौरान भी नहीं की गई और जब उनकी मौत हो गई उसके बावजूद भी एफआईआर बिल्कुल, और महज इस्तीफा लेने से काम नहीं चलेगा। एफआईआर औपचारिकता की तरह नजर आ रहा है क्योंकि इसमें आगे की कार्रवाई अब नहीं की जा रही और ये एक बेहद गंभीर मामला है और निश्चित इसको लेकर पंजाब में तमाम विपक्ष मान सरकार के खिलाफ एकजुट हुआ है। बीजेपी का प्रदर्शन चंडीगढ़ में आज देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि प्रदेश भर में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ईशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रिपोर्टर्स लाइव में जुड़े हमारे तमाम सहयोगी, गाजियाबाद से वासु, यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और जम्मू कश्मीर से अजहर हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी जानकारी से हमने इस खास बुलेटिन में आपको रूबरू कराया है। यहाँ